हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो हम लोगों ने विज्ञान की महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई थी, आज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। और हमारा ये जो विज्ञान की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो चल रही थी, अभी तक हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, हम लोग उसके बाद फिजिक्स के शुरू करेंगे। फिजिक्स के बाद फिर से बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को जो लगातार हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लगातार देखते रहिए और बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमको बताते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। ये अम्ल और क्षार लवण ये जो पेपर में है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर में ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी आते हैं। अम्ल की परिभाषा पूछ लेगा, क्षार की परिभाषा पूछ लेगा, लवण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अम्ल क्या होता है पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद तब लिखते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हो। क्या देते हो? H+ आयन देते हो। हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं ना। ये जो H+ आयन होता है, ये H+ आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। ये क्या करता है, जैसे जलीय विलयन H+ आयन हो या प्रोटॉन आप कह सकते हो, ये सब क्या होते हैं, जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ये क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, H3O+ आयन बना लेते हैं। अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। और क्षार किसे कहते हैं? क्षार का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या हो, OH आयन देते हो, OH- आयन देते हो ना, उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब लवण क्या होता है, लवण के बारे में समझ लीजिए। लवण वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त कोई अलग धनायन देंगे और OH- आयन के अतिरिक्त कोई अलग ऋणायन देते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो चलिए ठीक है, एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या है। अम्ल, अम्ल एसिड। अम्ल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इन सारी चीजों को बताया था। तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो जो अपने जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, और बहुत सारे अम्ल हैं जैसे CH3, COOH हो गया, या और भी आप लिख सकते हो C2H3 लिख सकते हो ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, H2CO3 होता है, H2CO3 भी होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब क्या है? अम्ल के उदाहरण है। अगर इनको हम क्या करेंगे, इनके जलीय विलयन में क्या कराएं, क्रिया कराएं, तो हमको क्या देंगे? H+ आयन देंगे। जैसे आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल HCl का ले रहे हैं। अगर इसका हम क्या करें, इसको हम जल के साथ क्रिया कराएं एक्वस ना, इसको हम क्या ले लें? जलीय रूप में ले लें। चलिए ठीक है, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, जलीय रूप में ले लें। मान लें हम ले रहे हैं, इसके साथ जल की क्रिया करा दे रहे हैं। ये क्या होंगे, अगर जलीय माध्यम से क्रिया कराएंगे तो हमको क्या देते हैं? ये H+ आयन देते हैं। मतलब H+ और Cl- में टूट जाते हैं ना अपने जलीय माध्यम में।
तो इसको आप लोग ये इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी प्राप्त हो सकता है, दोनों आप लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे ना लिख के HCl एक क्यू लिख दें तब भी सही होगा। यस प्लस आयन लेंगे। ये जो यस प्लस आयन होते हैं, यस प्लस आयन जलीय विलयन में क्या करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। यस प्लस आयन हो या प्रोटॉन हो, चाहे जिसको आप कह सकते हो, ये जलीय विलयन में क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं। तो इससे आप अम्ल की परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ये भी आप परिभाषा अम्ल की लिख सकते हो। तो आप आगे लिख सकते हो परंतु 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 H प्लस आयन या आप लिख सकते हो प्रोटॉन H प्लस आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला होता है H3O+। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ आयन बना लेते हैं जैसे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCl लिए, HCl की क्रिया किसके साथ करा दी है, जल के साथ। तो HCl की क्रिया जब जल के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, H3O+ और प्लस Cl- बाहर कर देगा। आप कोई भी ले लीजिए, चाहे H2SO4 ले लीजिए या HNO3 ले लीजिए या CH3CH ले लीजिए या H2CO3, मतलब कोई भी हम लेंगे ये आपको यही मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अतः अम्ल की एक परिभाषा आप लोग और दे सकते हो, अतः वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके, अतः वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन दे, वे अम्ल कहलाते हैं। तो आप अम्ल की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं या आप ऊपर वाली परिभाषा लिख दीजिए। ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो आपको नंबर कोई काट नहीं सकता है। ये बेहतरीन ढंग से परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग अम्ल की परिभाषा बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, तो बहुत सारे आप लोगों को अम्ल की परिभाषा दे दी। तो ये अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ये जो H+ आयन होता है या प्रोटॉन जो होते हैं, ये जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ये फिर से क्या करते हैं, जल के साथ पुनः क्रिया कर लेते हैं, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो आप परिभाषा ये भी आप दे सकते हो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दें, हाइड्रोनियम आयन, ये भी आप लिख सकते हैं। बस इसमें देखिए भी अम्ल की परिभाषा हुई, इसमें आपको भी क्षार की परिभाषा भी देनी है और लवण की भी परिभाषा देनी है। तो ये तो अभी आप अम्ल के बारे में डिटेल में पढ़े हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए, 1 मिनट रुक गए हैं, चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्षार की परिभाषा लिखने। आप लोग लिख लीजिएगा रोक के वीडियो, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं क्षार पर। क्षार, बेस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिस, क्षार। अब क्षार क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अभी आपको बताए थे कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने
जलीय विलयन में 4 वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हो वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग लिख सकते हैं ना, ETC कर लीजिए। एक ही एग्जांपल, एक ही उदाहरण पूछा है, हम आपको बहुत सारे उदाहरण बता दे रहे हैं, जिससे आपका क्या होगा, आप उदाहरण को या तैयार कर लिए आप लिख सकते हैं। तो आप लोग जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, COH का होल ट्वाइस हो गया, NH4Cl हो गया ना, NH4OH हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्षार के एग्जाम्पल है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये क्षार का हो गया। अब आप लोगों को हम चलेंगे लवण पे लेकर। लवण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। लवण क्या पढ़ेंगे? लवण ना। तो लवण क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। लवण को इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट। क्या कहा जाता है? साल्ट। साल्ट मतलब क्या होता है? लवण। और लवण क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लवण वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में क्या हो, H+ आयन के अतिरिक्त कोई धनायन दे या क्या हो, OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन देते हैं। तो अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। या आप लोग लवण की उदासीनीकरण अभिक्रिया कल पढ़ाए थे, उसमें भी आप लोग देखिए लवण बना था, तो उसमें लवण परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, कोई पदार्थ जो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने के बाद हमको प्राप्त होते हैं, भी आप परिभाषा वहां पर लिख सकते थे। ठीक है, लवण की परिभाषा हम लोग लिखते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, H+ आयन के अतिरिक्त, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन व OH माइनस के आयन के अतिरिक्त, OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन दें तो उसे हम लवण कहते हैं। मतलब क्या हो, वो जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन के अतिरिक्त कोई धनायन दें और OH माइनस के अतिरिक्त कोई ऋणायन दें। अगर ऐसा देखने को आपको मिल रहा है तो क्या कहलाएंगे? लवण कहलाएंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं NaCl को आप देखिए, इसको आप जब जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो देखेंगे ये Na+ और प्लस Cl माइनस में टूटता है। आप देखेंगे किस में टूटता है? Na+ और Cl माइनस में टूटेगा। इसमें देखिए क्या आपको H+ आयन के अतिरिक्त कोई धनायन दिखा है? Na+ दिखा। क्या OH माइनस के आयन कोई ऋणायन दिखा है? आप देख लिए Cl माइनस दिख गया। तो अगर ऐसे आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो सब क्या कहलाएंगे? लवण कहलाएंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो KCl आप जलीय माध्यम में ले लें तब भी क्या होगा, आपको K+ प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। या आप AlCl3 ले लीजिए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं AlCl3। आप इसको भी जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो देखेंगे Al3+ प्लस 3Cl माइनस। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ETC कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको एक एग्जाम्पल करके पूछा था, इतना सारे एग्जाम्पल बता दिए गया है, आप एक एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में लगातार पूछा गया है ना। ठीक है, 2024 में भी आया था, 2025 में आया था, 2026 में भी आ सकता है। आप लोग बढ़िया से तैयार करिए। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब क्या बताना है कि जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, इसका हमको संतुलित रासायनिक क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण आपके पेपर में आता है, उसमें आप लोगों को सूत्र नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे हिंदी में लिखेगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपको जो कैल्शियम डाइऑक्साइड, इससे आपको उत्पाद मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ऐसे आपको दे देगा। इसमें आप लोगों को जो भी पदार्थ दिए गए इनके फार्मूले जब आपको पता रहेंगे, फार्मूला पता रहेगा, तभी आप लोग इन लोगों को लिख सकते हो। इसलिए आप लोगों को किसी दिन हम जो भी आपके प्रमुख फार्मूले हैं उसका वीडियो आपको देंगे, उसमें आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और जो भी लिखा है इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला था आपको पता होगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या किसके साथ क्रिया करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। ये देखिए एक प्रकार से और भी प्रश्न पूछ सकता है, इसमें कह सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, ऐसे पूछता है। क्या होता है जब वाले अभिक्रिया में पूछ सकता है, कह देगा क्या होता है जब बिना मतलब बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, आपको पूछ सकते थे, ऐसे भी पूछ सकता है, और जिस प्रकार पूछे इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करा, CO2 के साथ करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला था CaCO3, क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और जल प्राप्त हो गया H2O। देख लीजिए, अगर संतुलित हो तो संतुलित कर लीजिए, अगर संतुलित नहीं है तो कर लीजिए, अगर संतुलित है छोड़ दीजिए। देखिए कैल्शियम इधर अकेला है, इधर अकेला, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन देख लीजिए, इधर अकेला, कार्बन भी अकेला, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन ये देखिए 2, हाइड्रोजन भी 2, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2, 2 2 4, 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 4 4 भी ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन संतुलित है, ये पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये पहले से ही संतुलित है रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि जिंक और जिंक की क्रिया किससे करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। मतलब जो जिंक है, जिड्डियन है, इसकी क्रिया हम लोग करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, AgNO3 ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इस इन दोनों की क्रिया करा रहे हैं, तो हमको प्राप्त हो रहा है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या प्राप्त हो रहा है, सिल्वर, मतलब Ag, ये प्राप्त हो रहा है। तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है, इसको आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित करके देखते हैं संतुलित है कि नहीं है। देखिए जिंक अकेला है, जिंक अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। Ag अकेला है, Ag अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। NO3 इधर 1 है, इधर NO3 2 है, होल ट्वाइस है, तो इसलिए इसका मतलब NO3 संतुलित नहीं, इधर 2 है इधर 1 है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 लगाएंगे तो NO3 क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित हो जाएगा। जैसे देखिए NO3 को संतुलित किए तो एक चीज देखिए, Ag क्या हो गया, पहले संतुलित था, अब असंतुलित हो गया, इधर 2 हो गए, उधर 1 हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, इधर 2 Ag है तो उधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 Ag करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मित्र ने फलों को काटने के लिए लोहे के चाकू का प्रयोग किया है। मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो क्या कर रहा है, फलों को काटने के लिए लोहे का चाकू का क्या किया है, प्रयोग किया है, जिससे फल पर दाग पड़ गए, या क्यों हुआ। मतलब कह रहा है प्रश्न कि आपका कोई मित्र है, अगर फल को लोहे की चाकू से काट रहा है तो फल पर दाग क्यों पड़ जाता है, इसको आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो फल होते हैं, फल में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, अम्ल होते हैं। तो जैसे ही क्या करते हैं, लोहे के संपर्क में अम्ल आता है, तुरंत क्या बना लेता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, मतलब अम्ल के साथ क्रिया कर लेता है, और जिससे क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, या अम्लीय पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, फल के ऊपर दाग पड़ जाता है, आपको पता होगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि
लोहे से लोहे से लोहे से बनी लोहे से बनी लोहे से बनी वस्तु से यदि हम किसी फल को काटते हैं तो फल में उपस्थित अम्ल के साथ फेरस या लोहा, फेरस कहो या आप लोहा कह सकते हो, क्रिया कर लेता है जिससे फल के ऊपर एक परत जम जाती है, एक परत जम जाती है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हमको क्या करना है कि लोहे की बनी वस्तुओं से हमको क्या करना चाहिए, किसी फल को काटना से क्या होता है उसके ऊपर एक दाग पड़ जाता है ना, दाग पड़ जाता है। इसको आप प्रश्न को आंसर से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न आज का था। और आज का चौथा क्वेश्चन है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान कीजिए। मतलब पहली जो सूची दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, विद्युत अपघटन, और ये जो दिए पानी का अपघटन, नीले रंग का हरा हो जाना, चूने का जल, सफेद ज्वाला, ये सब जो दिए गए हैं इनसे हमको क्या करना है, मिलान करना है ना। मिलान कीजिए, ये कह रहा है मिलान करना है हमको। तो आपको पता होगा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, अगर इसको हम गर्म कर दें तो क्या करता है, ये सफेद ज्वाला के रूप में क्या होता है, जलता है। आपको पता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, आप लोग गुण पढ़े होंगे जहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बताया गया होगा, ये क्या करता है, ये किसका मिलान किससे हो जाएगा, इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सफेद ज्वाला के रूप में आपको मिलता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, आपको पता होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaO। ये CaO क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, देखो आपको फार्मूला देखिए, आप लोग पता कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये चूने का जल आपको दिया है, तो इसका मतलब ये जो आपका दूसरा होगा, बी होगा, वो किससे मिलेगा, तीसरे से मिल जाएगा। इसमें देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन दिया है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। देखिए कॉपर सल्फेट जो है, अगर इसको क्या करें, आयरन के साथ अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये नीले हरे रंग की ज्वाला के रूप में जलता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो कॉपर सल्फेट है, अगर इसको हम आयरन से क्या करें, गर्म कर दें तो ये नीले हरे रंग की क्या देता है, ज्वाला देता है। तो आप इसको जो कॉपर सल्फेट है, इसको कॉपर सल्फेट को किससे मिला सकते हैं, नीला रंग की ज्वाला के साथ मिला सकते हैं। उसके बाद आपको विद्युत अपघटन, आपको पता है कि जल का, पानी का अपघटन ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन ही कहलाता है। तो इसका मतलब जो आपका चौथा होगा वो किससे मिल जाएगा, पहले से आपका मिल जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे मिलान कर सकते हैं। तो आप लोग, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। और एक दिन आपको एक मिलान वाला और बताए थे, वहां पर भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार था। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं और 1 या 2 नंबर में भी करके आपके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण या उपयोग बताइए। मतलब हमको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके गुण क्या है, इन सब सारी चीजों को हमको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी आप नाम सुने होंगे, जो आपको घर पीओपी कराया जाता है, आप लोग सुने होंगे। आप लोगों को जो कई हड्डियां टूटती हैं, हड्डियां टूटने के बाद प्लास्टर चढ़ता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो खिलौने बनाने में, मूर्ति के निर्माण करने में, ये सारी चीजों में किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग होता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सबसे पहले इसके हम लोग बारे में समझेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक पदार्थ जिप्सम होता है। अगर हम क्या करें, जो जिप्सम पदार्थ होता है, अगर जिप्सम पदार्थ को 373 केल्विन पर क्या कर दें, गर्म कर दें। अगर 373 केल्विन पर क्या करेंगे, हम गर्म कर देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को पता होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि यदि हम जिप्सम को यदि हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म कर दें, 373 डिग्री केल्विन पर गर्म कर दें, तो हमें जिप्सम प्राप्त, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2। एक इसका फार्मूला होता है जिप्सम का। अगर जिप्सम को हम क्या करें, 373 डिग्री केल्विन पर क्या कर दें, गर्म कर दें, तो किसमें बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। CaSO4 × ½ H2 इसमें बदलता है, CaSO4 × ½ H2। देखिए कहीं कहीं इसको फार्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाता है, CaSO4 का होल ट्वाइस × H2, ऐसे भी कहीं करके लिखा रहता है। क्योंकि आप जैसे इसमें आप 2 का गुणा करेंगे, देखिए 2 का गुणा करेंगे तो होल ट्वाइस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो H2 मिल जाएगा। तो ऐसे भी आपको लिख सकते हो। तो CaSO4 × ½ H2O और प्लस क्या मिल जाता है आपको, जल मिल जाता है। तो जल मतलब 1/3/2 लिख देंगे, तो 4/2 मतलब 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको 3/2 मोल जल प्राप्त हो जाता है। तो इससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर कोई परिभाषा पूछे, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा ऐसे आप लोग दे सकते हैं कि जिप्सम को अगर 373 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, जिप्सम को अगर 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख सकते हो। इसमें देखिए इसको बनाने की विधि थी, तो बनाने की विधि भी यही है। तो पहला आप लोग को हल हो गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा क्या है। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसके गुण क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या बताना हमको, प्रमुख गुण बताने। इसके प्रमुख गुण क्या हैं, तो इसके प्रमुख गुण आपको पता होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम क्या करें, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल के साथ क्रिया कराकर अगर गर्म कर दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम पुनः प्राप्त हो जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख गुण में क्या लिख सकते हैं, यदि हम पीओपी भी इसको कहा जाता है, यदि हम पीओपी को मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराकर गर्म करें, तो यह पुनः यदि हम पीओपी को जल के साथ क्रिया कराकर गर्म करें, तो यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम में बदल जाता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस × H2, ये क्या है, पीओपी है। अगर इसको हम क्या करें, पुनः जल के साथ क्रिया करा दें, और जल के साथ क्रिया कराकर
इसको गर्म कर दें। तो जैसे जल के साथ आप क्रिया कराकर गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, जिप्सम में। CaSO4 इंटू 2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये पुनः इसमें बदल जाएंगे। तो ऐसे आप लोग ये लिख सकते हो, इसका प्रमुख गुण पहला गुण हो गया। चलिए ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो मिटाकर दूसरा गुण लिखते हैं, लिख लीजिए, 1 सेकंड हम रुक गए हैं, लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पुश करके इसको लिख लेंगे। अगला गुण हम लोग लिखते हैं इसका, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, अगर इसको हम क्या करें, अगर इसको हम गर्म कर दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही अगर हम गर्म कर दें तो ये CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है, बदल जाता है। तो इसका प्रमुख गुण में आप लोग दूसरा गुण लिख सकते हो कि यदि हम लिख सकते हो कि यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करें तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, आप कह सकते हो, या इसका आप कह सकते हो कि यह किसमें बदल जाता है, कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। इसका निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब इससे क्या होते हैं, जल बाहर हो जाता है। मतलब क्या बता सकते हो कि आपका जो CaSO4 इंटू हाफ H2O है, ये क्या है, POP है। अगर POP को आप क्या करो, अगर इसको आप गर्म कर दो, POP को ही अगर आप क्या करोगे, गर्म कर दोगे, इससे क्या होते हैं, इससे जल के अणु बाहर हो जाते हैं। मतलब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और क्या प्राप्त हो जाता है, हमको जल प्राप्त हो जाता है। तो ये बन जाता है। तो इसके प्रमुख गुण ये थे, 2 गुण लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसके ही प्रमुख गुण थे। अब इसके हम लोग चलेंगे उपयोग पर। ये तो इसका गुण हो गया। अब उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आपको पता होगा। जो POP का उपयोग हम लोग जैसे शल्य चिकित्सा, जैसे कोई अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसमें देखिए प्लास्टर लगता है। जो प्लास्टर होता है वो क्या होता है, एक जिप्सम ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है ना, वही लगाया जाता है। जैसे आप लोग मूर्ति देखे होंगे, बनता होगा, मूर्ति के निर्माण में और रंगाई में, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, POP का प्रयोग किया जाता है ना, वही है POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग में आप लोग लिख सकते हैं, उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। इसके आप प्रमुख उपयोग में लिख सकते हैं शल्य चिकित्सा के रूप में, शल्य चिकित्सा में हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्ति व खिलौने के निर्माण में, शल्य चिकित्सा के रूप में, मूर्ति व खिलौने के निर्माण में, घरों की मरम्मत करने में, ETC। इसके बहुत सारे उपयोग है। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में पूछा गया है। इसमें आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख 2 गुण बताइए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि बताइए, ऐसे भी करके पूछता है। ये आपको जो क्वेश्चन बताए हम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार पूछता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार पूछता है। इससे बहुत सारे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगले चैप्टर में बताया, लगभग फर्स्ट चैप्टर की जो केमिस्ट्री है और दूसरे चैप्टर की केमिस्ट्री लगभग खत्म हो गई है। दूसरे चैप्टर में अभी आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है, जैसे विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, उसके उपयोग क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, ये सारी चीजें बची हैं।
इसको आपको बता देंगे तो ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।